Welcome back, viewers. Today we are going to discuss the chapter 5 of training and development, which is program design. तो जो पिछले चैप्टर्स में हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अब आगे उस पर मूव फॉरवर्ड करेंगे कि आगे अब क्या होना है। फॉर एग्जांपल हमने सीख लिया कि ट्रेनिंग होती क्या है, वाई ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है और ट्रेनिंग किस लिए की जाती है। मतलब we understood the basics of the training and learning, why learning is important in the organization, and why without learning organizations cannot cannot get succeed in their goals or to achieve their objectives, whatever it is. So now we will focus on the program design. As you can see from the name, or you can get an idea from the name of the chapter, that is program design, how managers can design the training program. This chapter is all about that. So let's move forward. Okay, as you can see in the slide, it is the introduction slide. Program design, which means organization and coordination of the training program. आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको आप ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। ऑर्गेनाइज मीन्स हाउ टू अरेंज द थिंग्स विच आर required for the training, and coordination, how you can coordinate with other departments and other individuals who are involved with the training program. It required for high quality effective training programs. अगर आपने कोई इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना है या कोई हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना है तो आपको ये सारे स्टेप्स आपको वहाँ पर काम आएंगे. इट विल हेल्प यू to organize a well-planned, high-quality and effective training program. As you can see in figure 5.1, the program design process, 3 stages or 3 phases are involved. First one is pre-training. Before training, we need to arrange few things, or we need to understand few things. What are they? Preparing, motivating, and energize trainees to attend learning event. In our previous chapters, we have already discussed these things. कि भाई हम प्रिपेयर कैसे करते हैं ट्रेनीज को, उनको मोटिवेट किस तरह करते हैं, प्रिपेयर किस तरह कर सकते हैं आप. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि देयर इज अ नीड फॉर ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम. विदाउट ट्रेनिंग दे कैन नॉट सर्वाइव फर्दर. So you need to prepare them for the training. You need to encourage them to make their minds to attend the training, and then motivation, why they should attend the training, उनको क्यों ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए. तो आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपके लिए ये फ़ायदे हैं. जब तक इंसान के अंदर से फीलिंग नहीं आती ना कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तब तक आप उसकी तरफ नहीं जाते. यू आर राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर. आप अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन है कि भाई अगर लेक्चर सुन लिया और वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ समझ आ जाता है तो आई कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन. तो ये आपकी मोटिवेशन है. Otherwise, who will sit in front of the TV or laptop and watch the video for 30 minutes? There is a motivation behind there, right? And then energize. We need to energize the trainees. आप जब तक उनकी एनर्जी उनके अंदर नहीं लाएंगे वो उतने शिद्दत के साथ वो चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे. और जब तक एनर्जी ना हो बॉडी में तो आप कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते. एनर्जाइज ट्रेनिंग टू अटेंड लर्निंग इवेंट. जो आपका लर्निंग इवेंट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ लर्निंग इवेंट. Ensure work environment, climate, managers, peer support, learning and transfer of training. अच्छा, इनको मैनेजर्स को ना इंश्योर करना है कि भाई जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए. उसके अंदर क्या होना चाहिए? क्लाइमेट. आपका जो वर्क क्लाइमेट है वो अच्छा हो. क्लाइमेट से क्या मुराद है? देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स इन द क्लाइमेट, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहा हूँ बाहर धूप में. Do you think the trainees or the learners can learn in that environment? No. उनको एक अच्छा आप क्लाइमेट प्रोवाइड करेंगे ना, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल सिटिंग इन अ एयर कंडीशनड हॉल जहाँ पर एक चिल्ड कमरा है, चिल एसी लगा हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप आराम से काम कर सकते हैं क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपको सपोर्ट करेगा. आपको मैनेजर्स शुड बी सपोर्टिव. मैनेजर्स आपको सपोर्ट करें, वो सपोर्टिव होने चाहिए, वो इनकरेज करें ट्रेनीज को. पीयर्स आपके जो कोलीग्स हैं वो क्या कहते हैं, वो भी सपोर्टिव होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो और आपका एक पीयर आके आपको बोलता है कि भाई ये तो फजूल ट्रेनिंग है और तुम क्यों अटेंड कर रहे हो,
या मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ, इस तरह का कोई अगर स्टेटमेंट कोई पास करता है तो दैट मीन्स कि वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं आता वहाँ पर। सपोर्ट लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, एग्जैक्टली द लास्ट पार्ट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर 4, दैट बेस्ड कंप्लीटली ऑन द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, के ट्रेनिंग ट्रांसफर कैसे होती है। ठीक है। द सेकेंड फेज इज लर्निंग इवेंट, प्रिपेयर इंस्ट्रक्शंस एज वी डिस्कस्ड इन अवर चैप्टर 4, कि आपको जो ना इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? एनी ऑल द थिंग्स दैट आर रिलेटेड विद द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग किस तरह होगी, ट्रेनिंग में क्या होगा, ट्रेनिंग में क्या करना चाहिए, एवरीथिंग कम्स इन द इंस्ट्रक्शंस। क्लासेस, कोर्सेज, प्रोग्राम्स, लेसन्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेनिंग बेसिकली द कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो सारे इंस्ट्रक्शन बेस्ड हैं, वो वर्बल भी हो सकती हैं, विजुअल भी हो सकती हैं, उसके अलावा प्रैक्टिकल आप वहाँ पर करवा सकते हैं, बट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दी इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस आपको मतलब एक प्रॉपरली उनको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। फेज 3 इज पोस्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग होने के बाद encouraging learners to apply what they have learned to their work। अच्छा, ट्रेनिंग का जो पर्पस होता है ना, बेसिकली द बेसिक पर्पस इज टू अप्लाई वॉट एवर यू हैव लर्नड। आपने जो सीखा है उसको अप्लाई करें, अदरवाइज पर्पस अचीव नहीं होगा। अदरवाइज वाई वी आर वेस्टिंग अवर मनी ऑन ट्रेनिंग्स। अगर आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की हो तो ट्रेनिंग्स में एक अच्छा खासा पैसा बजट लग रहा होता है। बजट के अलावा आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी वहाँ लग रहा होता है। तो अगर आप वो चीज़ अप्लाई नहीं करेंगे अपने काम के अंदर तो वो सारी चीज़ें फजूल हैं। तो द बेसिक पर्पज ऑफ ट्रेनिंग इज़ कि आफ्टर ट्रेनिंग वो चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है, वो आपने प्रैक्टिस करनी है एट योर वर्क प्लेस। तो दीज आर द 3 फेजेस ऑफ द प्रोग्राम डिज़ाइन प्रोसेस। जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन होता है तो उसके अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं। प्री ट्रेनिंग क्या करना चाहिए वो आपने सीख लिया। फेज 2 में लर्निंग इवेंट किस तरह होना चाहिए वो आपने सीख लिया, कि भाई लर्निंग जो इवेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस तरह के हो कि वो ट्रेनीज को एंगेज भी करें और उनको हेल्प आउट करें टू लर्न द थिंग्स, सपोर्टिव हो उनके लिए। एंड देन फेज 3 क्या है? पोस्ट ट्रेनिंग, कि आपने ये हमेशा माइंड में रखना है कि ट्रेनिंग के बाद क्या होना है, वो भी आपने उनको ट्रेनीज को सिखाना है, बल्कि उनको जो चीज़ समझानी है कि भाई वाई यू आर गेटिंग दिस ट्रेनिंग एंड हाउ दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर योर जॉब। सिलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग ट्रेनिंग साइट। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेनिंग साइट इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रेनिंग साइट का मतलब है कि जहाँ पर ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी, जिस जगह पर, रूम वेयर ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड। ऐसी कोई जगह जहाँ पर ट्रेनिंग कंडक्ट होती है, वो रूम होता है, कोई बड़ा हॉल होता है, या कोई ओपन एरिया होता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेनिंग। कंफर्टेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल मीन्स कि एवरीवन कैन इजीली गो देयर और एवरीवन कैन इजीली रीच देयर विदाउट एनी हर्डल्स। क्वाइट, प्राइवेट एंड फ्री फ्रॉम इंटरप्शंस। अच्छा, वन ऑफ द की थिंग हेयर इट के वहाँ पर ना इंटरप्शन ना हो। इंटरप्शन क्या होता है? आपके करीब में कोई शोर ना हो रहा हो या किसी का आना जाना ना हो वहाँ से। ऐसा नहीं है कि आपके रूम के डोर के बाहर से ना एक अफरा तफरी मची हुई हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, शोर हो रहा है, तो उससे ना आपकी जो ट्रेनिंग है वो अफेक्ट हो सकती है। बिकॉज ट्रेनीज का, इवन ट्रेनर्स का जो उनकी कंसंट्रेशन है वो दे कैन लूज देयर कंसंट्रेशन। सफिशिएंट स्पेस फॉर ट्रेनीज टू मूव अराउंड इजीली। यस, ऐसी जगह ना हो कि जहाँ पर सिर्फ बैठने की जगह हो या कंजस्टेड हो, नहीं। एक अच्छा बड़ा हॉल हो जहाँ पर लोग इजीली मूव कर सकें। इनफ रूम फॉर ट्रेनीज टू हैव एडिक्वेट वर्क स्पेस। अच्छा, सबके पास एक प्रॉपर जगह हो कि वो अपना वर्क स्पेस इंजॉय कर सकें वहाँ पर। गुड विजिबिलिटी फॉर ट्रेनीज टू सी ईच अदर, द ट्रेनर एंड एनी विजुअल डिस्प्ले। राइट। अब इमेजिन करें एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर 100 लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, जो फ्रंट में बैठे हुए हैं उनके लिए तो आसान है कि भाई वो दे कैन सी द ट्रेनर, दे कैन सी द स्लाइड्स ऑन द डिस्प्ले। बट जो दूर के लोग बैठे हुए हैं शायद उनको उसमें ना दे फेस डिफिकल्टी इन रीडिंग द स्लाइड्स। तो हमेशा जगह ये ऐसी होनी चाहिए कि विजिबिलिटी वहाँ पर हो कि एवरीवन कैन सी द ट्रेनर, एवरीवन कैन सी द द स्लाइड्स, और उनको वो एक दूसरे को भी देख सकें। तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग और डिज़ाइनिंग एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम। डिटेल्स टू कंसिडर व्हेन इवैल्यूएटिंग अ ट्रेनिंग रूम। अच्छा, ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए एज ए HR मैनेजर और एज ए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, कि जब भी आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम
प्लान करते हैं तो उससे पहले आपको ना जो रूम है, ट्रेनिंग रूम है, उसकी इवैल्यूएशन लाजमी है। उसकी इवैल्यूएशन के लिए कौन सी चीज़ है? नॉइज एंड कलर्स, ठीक है ना। नॉइज ना हो वहाँ पर, कि बाहर की आवाज़ ना आती हो। अच्छा, कुछ रूम्स होते हैं जो इको करते हैं, क्या वहाँ पर अगर बात करें तो इको की आवाज़ ज़्यादा आती है, इको करता है। तो रूम के अंदर वो भी चीज़ें ना हो। और कलर्स एक रोल प्ले करते हैं। अगर आपके डार्क कलर्स होंगे तो हो सकता है कि उनकी वजह से जो ट्रेनीज हैं वो कंफर्टेबल फील ना करें। तो कलर्स हमेशा रूम के ना इंपॉर्टेंट होते हैं, कि लाइट कलर्स होते हैं वहाँ पर लोग इजीली उनको कोई परेशानी नहीं होती। लाइट लाइट कलर्स होते हैं रूम अच्छा, कलर्स की वजह वजह से जो लाइटिंग है ना वो भी इम्पैक्ट होती है, उसको भी इफेक्ट होता है। रूम स्ट्रक्चर एंड लाइटिंग, अगेन रूम का स्ट्रक्चर किस तरह है, क्या वो सपोर्ट करता है आपकी ट्रेनिंग को या नहीं करता। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर ऑडिटोरियम टाइप रूम हो, जिसमें जो है ना एक सीढ़ियों की तरह चेयर्स पड़ी हो ऊपर, मतलब नीचे से शुरू हो ऊपर तक ना वो जाए, तो वहाँ पर हो सकता है कि आप ट्रेनिंग प्रॉपरली कंडक्ट ना कर सकें। ट्रेनिंग के लिए आपको एक स्मूथ फ्लोर चाहिए जहाँ पर आप एक्टिविटीज कर सकें। यू कैन मूव द टेबल्स एट द कॉर्नर। आप सेंटर को खाली करके वहाँ पर एक्टिविटीज करवाएं। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। वॉल एंड फ्लोर कवरिंग, ठीक है। मीटिंग मीटिंग रूम चेयर्स, चेयर्स का होना ज़रूरी है, वो तो डेफिनेटली होना ज़रूरी है, पर किस तरह की चेयर्स है, मूवेबल है या मूवेबल नहीं है, कंफर्टेबल है या कंफर्टेबल नहीं है। क्या वहाँ आप उस चेयर्स पे आप 4-5 घंटे बैठ सकते हैं कंटिन्यूसली? तो इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा आपको। ग्लेयर हो गया, कि वहाँ पर कोई शेड तो नहीं पड़ रहा, आंखों में कोई चीज़ चुभ तो नहीं रही। सीलिंग है, सीलिंग को अपने नज़र में रखना है अपने में। इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स हैं, अकॉस्टिक्स हैं, टेक्नोलॉजी है। ये सारी चीज़ें हैं जो जब भी आप इवेल्युएट करें किसी ट्रेनिंग रूम को, तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र में रखनी पड़ेंगी। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज हेयर फैन टाइप सीटिंग, ठीक है। तो ये एक फैन की तरह लोग बैठे हुए हैं ना सर्कल में, बीच में सेंटर में स्पीकर होगा या ट्रेनर होगा, और इस तरह टेबल्स लगाकर आपने उनकी सिटिंग अरेंजमेंट कर दी है। ये इसको बोलते हैं फैन टाइप सीटिंग। अदर वन इज क्लासरूम टाइप। क्लासरूम इस तरह है, आगे इधर उधर बैठे हैं लोग, बट एक एक डेस्क पे दो लोग हैं, दोनों डेस्क के पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। इफ यू कैन कंपेयर बिटवीन फैन टाइप एंड क्लासरूम टाइप, यू कैन सी अ क्लियर डिफरेंस, कि यहाँ पर लोग एक राउंड शेप में बैठे हुए हैं टेबल के, बट यहाँ पर सिर्फ इसके बैक साइड में बैठे हुए हैं। द अदर वन इज द थर्ड वन इज कॉन्फ्रेंस टाइप। कॉन्फ्रेंस गोल में इज, ठीक है, टेबल के बिल्कुल राउंड में बैठे हुए हैं, उसके ना कम्प्लीटली इसमें सराउंडिंग में। तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस टाइप सीटिंग, जिसको हम उर्दू में गोल में सिटिंग भी बोलते हैं। द फोर्थ वन इज हॉर्स शू अरेंजमेंट, ठीक है। बीच में वो आपका बैठा हुआ है स्पीकर, और एक टेबल बनी हुई है यू यू टाइप की, और उसके ना सराउंडिंग में लोग बैठे हुए हैं, तीन तरफ में, आगे फ्रंट उसका खाली है। So these are the arrangements which you can consider when you are planning for the training room, कि आपको किस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए वहाँ पर for your training, which can help your training program to be effective. अच्छा, मेकिंग ट्रेनिंग साइट एंड इंस्ट्रक्शन कंड्यूसिव टू लर्निंग। अच्छा, कंड्यूसिव क्या होता है? सपोर्टिव होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए लर्निंग के लिए, जो लर्निंग को सपोर्ट करे। एनीथिंग विच सपोर्ट्स योर एक्टिविटी, वी कैन से दैट कि वो कंड्यूसिव है, ठीक है। कंड्यूसिव वर्क इन्वायरमेंट होता है ना। सो एनीथिंग विच सपोर्ट्स योर लर्निंग, दैट इज कॉल्ड कंड्यूसिव। अच्छा, कंड्यूसिव में क्या क्या आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल, creating learning setting, determine the extent to which trainees decide when, where, and how they will learn. Self direction. अच्छा, whether learning will occur by interaction with others, collaboration. जब भी आप लर्निंग सेटिंग किस तरह बनाते हैं ना, वो उसमें ये चीज़ें होती हैं कि डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच ट्रेनिंग डिसाइड, कि वो किस तरह डिसाइड करें ट्रेनिंग्स, ठीक है। या तो वो सेल्फ डायरेक्शन हो, कि भाई व्हेन, वेयर एंड हाउ दे विल लर्न, आपने उनको वो सेल्फ डायरेक्टेड होंगे। वेदर लर्निंग इरेकल अकर बाय इंटरेक्शन विद अदर्स, कोलैबोरेशन होगी, इंटरेक्शन होगी बाकियों के साथ, या हर कोई अपना इंडिविजुअल एक लर्निंग प्रोसेस होगा। अब नॉर्मली क्या होता है ना, क्लास लेक्चर के अंदर कोलैबोरेशन ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आप सिर्फ टीचर के साथ बात करते हैं, तो उसमें ना आप कोलैबोरेट नहीं कर सकते। बट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यस, वी डू कोलैबोरेट। हम जो हमारे साथ बैठे होते हैं उनके साथ डिस्कशंस भी करते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आती उनसे पूछ लेते हैं, या जो फिर आपका एक बीच में एक टाइम दिया जाता है आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कि भाई अब आप आपस में डिस्कस कर लें।
और आपको ये एक्टिविटी दी गई है, एक एक्टिविटी आप ग्रुप में परफॉर्म करेंगे, तो ग्रुप परफॉर्मेंस जब भी होती है तो वहाँ पर कोलैबोरेशन होती है। प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल्स के नो द ऑडियंस। जब भी आप एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहेंगे तो आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहा हूँ टू लर्न द सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। अब सॉफ्ट स्किल्स सीखने सिखाने के लिए कोई भी आ सकता है ना, एनीवन कैन अटेंड दिस सेशन, बट आई शुड नो कि आया जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से मास्टर्स के कितने बच्चे हैं जो मास्टर डिग्री होल्डर हैं, और बैचलर डिग्री होल्डर कितने हैं, और इंटरमीडिएट के कितने हैं, क्योंकि आपके ऑडियंस के मुताबिक आपने वहाँ पर चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना है। अब फॉर एग्जांपल, एक तरफ बैठे हुए मास्टर्स के स्टूडेंट और एक तरफ बैठे हुए इंटरमीडिएट के। अब अगर मैं अपना जो एक लेवल है वो मेंटेन कर रहा हूँ मास्टर्स के मुताबिक, तो जो इंटरमीडिएट का बच्चा है शायद वो मुझे समझ ना पाए, वो मुझे कैच ना कर पाए, क्योंकि मैं उनके लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। सॉफ्ट स्किल्स को सिखा रहा हूँ बट लेवल मेरा ऊपर जा रहा है। तो हमेशा कंड्यूसिव लर्निंग के लिए आपको आपके ऑडियंस के बारे में जानना ज़रूरी है कि आपके ऑडियंस का लेवल क्या है, किस तरह की ऑडियंस है। प्री ट्रेनिंग, ठीक है, आपको प्री ट्रेनिंग के बारे में एज वी डिस्कस्ड अर्ली इन द अर्लियर स्लाइड्स की प्री ट्रेनिंग में क्या क्या हो सकती हैं चीज़ें। प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द कोर्स, कोर्स आउटलाइंस लाजमी होती हैं। आप जब क्लास लेक्चर ले रहे होते हैं किसी भी कोर्स का, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है बाय द टीचर, वो होती है कोर्स आउटलाइन। क्योंकि कोर्स आउटलाइन शेयर करना इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपको पता होता है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं आगे, और फॉर एग्जांपल वीकली आपके क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, तो आप उस पर पहले से तैयारी कर सकते हैं, या आपका एक आप पहले से माइंड बना कर आ सकते हैं कि आज मैंने ये सीखना है। हेल्प ट्रेनिंग्स रिटेन एंड रिकॉल ट्रेनिंग कंटेंट। अच्छा, ये वो चीज़ें जो प्रीवियस चैप्टर में हमने कवर की है ना, कि रिटेन किस तरह आप करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज होती है रिटेन करने के लिए। वन ऑफ द स्ट्रेटजीज एप्लीकेशन असाइनमेंट्स। आप ट्रेनिंग्स को असाइनमेंट्स देते हैं और उनको बोलते हैं कि वो आप घर से करके आएँ। तो जब वो असाइनमेंट कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो जो पढ़ा होता है सेशन के अंदर, वो उसको रिकॉल कर रहे होते हैं कि भाई पढ़ा क्या था और असाइनमेंट किस तरह करनी है। Trainees are asked to identify work problems or situations to apply training content to solve them. तो आप उनको कोई भी एक असाइनमेंट दे दें कि भाई आप जाएं और रियल टाइम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें और देखें कि जो आपने सीखा है आज आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसकी मदद से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्लासरूम मैनेजमेंट कंड्यूसिव लर्निंग के लिए ज़रूरी होती है कि आप उसको जो क्लासरूम की मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो, मतलब वहाँ पर चीज़ें प्रॉपरली अरेंजमेंट आपकी अच्छी हो, कोई भी चीज़ हैफजट ना हो। इंटरेक्टिंग विद ट्रेनिंग्स, अगर आप ट्रेनिंग्स के साथ बात नहीं करेंगे, सिर्फ आप लेक्चर देते रहेंगे, तो शायद वो एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो आपको एक इंटरेक्टिव सेशन भी करना चाहिए वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान, कि इंटरेक्शन बेस्ड हो, आप इन्वॉल्व करें, एंगेज करें अपने ट्रेनिंग्स को। डीलिंग विथ डिसरप्टिव ट्रेनिंग्स। अच्छा, कुछ ट्रेनिंग होते हैं जो डिसरप्टिव होते हैं, जिनका माइंड डिसरप्ट हो जाता है, वो फोकस नहीं कर पाते, या फिर वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग के अंदर, तो उनको भी डील करना ज़रूरी है। अगर उनको डील नहीं करेंगे तो बाकी जो सीखने वाले बच्चे हैं या जो सीखने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो लर्निंग है वो अफेक्ट होगी। मैनेजिंग ग्रुप डायनामिक्स, यस द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डायनामिक्स क्या होती है ना, हर बंदा एक दूसरे से अलग है, ठीक है। जेंडर वाइज मेल फीमेल हो सकता है, उसके अलावा रेस हो सकता है, आपकी जो एक एथनिसिटी है वो हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इशू नहीं आता पाकिस्तान में या सिंध के कल्चर में, बट बाहर मुल्कों में ज़्यादा आती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल, किसी कंट्री में इंटरनेशनल भी हैं और वहाँ के लोकल भी हैं। तो इंटरनेशनल एशियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, और फिर वहाँ पर अगर अमेरिकन या यूरोपियन की बात कर लें, तो जब वो लोग साथ बैठते हैं तो वहाँ पर ग्रुप डायनेमिक्स अलग हो जाते हैं, बिकॉज नेशनलिटी का फ़र्क आ जाता है। अफ्रीकन एंड यूरोपियन हो सकते हैं उनके आपस में इतनी कंपेटेबिलिटी ना हो, तो एज अ मैनेजर या एज अ ट्रेनर आपको उन चीज़ों को मैनेज करना है कि जो ग्रुप डायनामिक्स हैं उसको भी मैनेज करना चाहिए, अदरवाइज लर्निंग आपकी शायद ना हो पाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने उनको काम दे दिया कि भाई आप ये ग्रुप असाइनमेंट परफॉर्म करें, तो अगर उनके अंदर डिफरेंसेस हैं तो वो काम नहीं करेंगे। अफ्रीकन यूरोपियन से बात नहीं करेगा, यूरोपियन अफ्रीकन से बात नहीं करेगा, तो लर्निंग होगी नहीं। तो इसीलिए आपको ग्रुप डायनामिक्स को मैनेज करना पड़ेगा वहाँ पर। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू गेट ट्रेनीज इन्वॉल्व। These are the few examples
कि आप ट्रेनीज को किस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं। प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट रिलेटेड ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड इन द ब्रेकआउट ग्रुप्स। ठीक है। अच्छा, ट्रेनीज को इन्वॉल्व करने के लिए ना एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब हम ट्रेनिंग्स अटेंड करते थे तो इन बिटवीन आइस ब्रेकिंग सेशंस हुआ करते थे हमारे। अब आइस ब्रेकिंग सेशन क्या होता है, कोई भी आप एक्टिविटी करवा लें क्लास के अंदर या ट्रेनिंग रूम के अंदर, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फोकस है, अब फॉर एग्जांपल किसी को ना मज़ा नहीं आ रहा, वो लॉस्ट है कम्प्लीटली, उसका ध्यान नहीं जा रहा ट्रेनिंग की तरफ, तो वो ध्यान वापस लाने के लिए वो एक आइस ब्रेकिंग सेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल आइस ब्रेकिंग में क्या होता है, ट्रेनर ने कहा कि भाई आप सब लोग खड़े हो जाएं अपने डेस्क पे, और खड़े होकर ना उसने आपको कोई एक्टिविटी दे दी कि आप ये एक्टिविटी दोहराएं। उससे क्या होगा, सब लोग फिर वापस आ जाएंगे उस मूड के अंदर, लर्निंग मूड के अंदर, क्योंकि वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें सब ने कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होता है। तो इस तरह वो एक इन्वॉल्वमेंट उनकी आ जाती है, और वो एक एक ऐसी वो ऐसा वक्त आ जाता है कि आपका फिर फोकस वापस आ जाता है। ठीक है। तो अब यह है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड इन द ब्रेकआउट ग्रुप्स। अगेन, यूज क्रिएटिव एक्टिविटीज और गेम्स दैट रिलेट टू द ट्रेनिंग कंटेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि आइस ब्रेकिंग सेशन होते हैं, तो वो क्रिएटिव एक्टिविटीज होती हैं, या कोई गेम आपने प्ले करवा ली उनसे, तो इससे भी उनकी इन्वॉल्वमेंट वापस आ जाती है। पर वो जो गेम्स हैं वो ट्रेनिंग कंटेंट के साथ मैच करें, ऐसा ना हो कि आपने कोई बिल्कुल ही इररिलेवेंट सी गेम करवा दी, वो टाइम ज़ाया हो जाता है उसके अंदर। Use as a assessment or measures that allow the trainees to learn about themselves and each other. अच्छा, असेसमेंट और मेजर्स दैट अलाउ, आपने कोई ऐसी असेसमेंट करवा ली है अंदर क्लास के अंदर या ट्रेनिंग रूम के अंदर, जिससे ट्रेनर्स को, जो ट्रेनीज हैं, वो अपने बारे में जानते हैं, टू लर्न अबाउट देम सेल्फ एंड ईच अदर, वो खुद को जानते हैं उसके थ्रू, और दूसरों को भी वो जान लेते हैं। तो असेसमेंट वहाँ पर ज़रूरी है, कोई भी ऐसी असेसमेंट कराए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई अटेंडेड अ ट्रेनिंग, तो वहाँ पर अचानक से सवाल पूछा गया कि भाई अपनी कोई भी 5 गलतियाँ बताएं, खामियां बताएं अपनी 5, एंड आई वाज लाइक ब्लैंक एट दैट टाइम। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि विद इन विद इन 30 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स थिंक ऑफ 5, जो 5 आपकी खामियां हैं, 5 खामियों के बारे में आप सोचें कि आपके अंदर कौन सी 5 खामियां हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि आप 30 सेकेंड्स के अंदर, इवन 1 मिनट के अंदर भी आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके अंदर कौन सी खामियां हैं। ठीक है। तो इस तरह सेल्फ असेसमेंट मतलब हो सकती है कि कोई ऐसी असेसमेंट दे दे कि जिसके थ्रू मैं खुद को जान सकूं। अब अगर मेरी 5 खामियां हैं, शायद वो मुझे पहले ना हो पता, बट इस एक्टिविटी के बाद मुझे वो 5 खामियां मेरी पता चल गई। इसी तरह जो लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनकी 5 खामियां मुझे पता चल जाएंगी। अच्छा, खामियां ही नहीं, खूबियों पे जा सकते हैं आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी कोई 5 खूबियां बताएं, तो आपकी 5 खूबियां आपको पता चल गई, और 5 खूबियां आपको आपके पीयर्स की या कोलीग की पता चल जाएंगी। इनकॉर्पोरेट रोल प्लेइंग। अच्छा, रोल प्लेइंग क्या होता है कि आप कोई भी रोल प्रोवाइड कर दें उसको, ट्रेनिंग को। फॉर एग्जांपल, आपने उसको कह दिया कि भाई इस ट्रेनिंग के बाद आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है। ट्रेनिंग का पर्पज है टू हेल्प यू गेट द नॉलेज अबाउट हाउ टू मैनेज द थिंग्स। तो आपने उनको बोल दिया कि भाई ठीक है, नाउ एक्ट एज अ मैनेजर, और आप हमें बताओ कि आप किस तरह ऑर्गेनाइज करोगे या किस तरह आप सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को। तो ये हो जाएगा रोल प्लेइंग। Conclude the training session by asking trainees, either individually or in teams from the same company or work group, to consider the following question. As a result of this session, what do you plan to start, stop, or continue doing? On what topic would you like to have more information? ट्रेनिंग जब आप खत्म करें तो उनसे एक सवाल पूछे ना इस तरह के कि इस सेशन के रिजल्ट में, मतलब सेशन के बाद आपके क्या प्लान है, आप क्या करना चाहेंगे, आप क्या रोकना चाहेंगे, ख़त्म करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, और क्या आप करते रहेंगे आगे चल के। तो इससे क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट आपकी बढ़ जाती है ट्रेनिंग की, कि भाई ट्रेनिंग तो ख़त्म हो गई, बट स्टिल यू आर इन्वॉल्विंग देम इन द लर्निंग प्रोसेस, आखिर तक आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अगर वो थोड़ा बहुत भी उसका ध्यान नहीं होगा ट्रेनिंग में, कोशिश करेगा कि वो रिकॉल करे चीज़ों को, और जब रिकॉल करेगा तो डेफिनेटली उनकी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी उसके अंदर। कैरिकुलम कोर्स एंड लेसन डिज़ाइन। कैरिकुलम क्या है? कैरिकुलम मीन्स के जो आपने प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर होंगी, राइट। अब जैसे आपका कोर्स कैरिकुलम है, सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे होते हैं, तो वो सारे कैरिकुलम में क्या चीज़ें आती हैं कि आप उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी।
करिकुलम ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम ऑफ स्टडी डिजाइन टू मीट अ कॉम्प्लेक्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस कोर्स के बाद। तो ये सारी चीज़ें ना आपको क्या कहते हैं, हेल्प आउट करती हैं टू मीट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इंक्लूड्स सेवरल कोर्सेज, करिकुलम के अंदर कोर्सेज आ जाती हैं सेवरल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ब्रॉडर एंड लेस मेजरेबल देन कोर्स और लेसन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के सीखने के बाद आपको क्या मिलेगा, कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स से। कोर्स और प्रोग्राम कवर्स स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो आपका कोर्स है या प्रोग्राम है वो आपके स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कवर करता है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो सकते हैं ना, तो हर कोर्स या हर प्रोग्राम उस पर्टिकुलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव को फोकस करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही कोई प्रोग्राम आप बना दें जो सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कवर करे, नहीं। देयर कैन बी डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कोर्स एड्रेसेस लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, अब एक कोर्स पढ़ने के बाद ना आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सब कुछ सीख लिया, नहीं। वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करता है आपके अंदर। अब फॉर एग्जांपल आप एक कोर्स पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसके अंदर सिर्फ आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हैं। उसमें ये नहीं हो सकता कि आप उसके अंदर एचआरएम की चीज़ें भी सीख लें। एचआर के लिए आपको अलग कोर्स पढ़ना पड़ेगा, वो फिर आपके अलग कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करेगा। करिकुलम रोड मैप। अच्छा, करिकुलम रोड मैप शोज ऑल ऑफ द कोर्सेज इन अ करिकुलम। वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि भी आपके इस करिकुलम के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन हो जाती हैं। पैथ्स दैट लर्नर्स कैन टेक थ्रू इट। रास्ता दिखाता है आपको कि लर्नर जो है ना वो किस तरह आगे बढ़ सकता है इस कोर्स के अंदर या इस प्रोग्राम के अंदर। सीक्वेंसेस इन विच कोर्सेज हैव टू बी कंप्लीटेड। करिकुलम आपको एक पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि अब आप कौन से सीक्वेंस के पहले ये कोर्स पढ़ना है, सेकंड में ये पढ़ना है, थर्ड में ये पढ़ना है, चौथे में 2 कोर्स मिल एक साथ पढ़ने हैं। तो वो आपको एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह आप आगे बढ़ेंगे उसके अंदर। करिकुलम रोड मैप इंक्लूड्स ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द कोर्स पर्पस। एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है कि इस कोर्स का पर्पस क्या है। प्री रिक्विजिट स्किल्स नीडेड फॉर द कोर्स। अच्छा, कोई भी कोर्स कवर पढ़ने के लिए ना या समझने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि आपको कुछ स्किल्स पहले से आने चाहिए। अगर वो आपको स्किल्स नहीं आते तो आप वो कोर्स नहीं पढ़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कंप्यूटिंग लैंग्वेज का अगर मैं कोर्स आपको कहूँ करने के लिए, तो उसके लिए आपको बेसिक जो नॉलेज है कंप्यूटर्स की वो लाजमी होनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि कंप्यूटर किस तरह यूज़ किया जाता है और किस तरह प्रोग्राम्स ओपन किए जाते हैं, तो आप आगे नहीं पढ़ सकते। तो आपकी प्रीरिक्विजिट्स क्या होंगी कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद ही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जा सकते हैं। The roadmap includes learning objectives or competencies covered by the courses. Exactly. तो आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रोड मैप के अंदर ही होती हैं, जो पूरा एक करिकुलम रोड मैप है। हम जब भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे ना, तो डिज़ाइन करने के साथ ये सारी चीज़ें वहाँ पर कवर होती है। प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले आपको फॉर एग्जांपल करिकुलम रोड मैप पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि भाई इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से क्या कहते हैं, कौन कौन सा करिकुलम हम पढ़ाएंगे, क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज होंगे, कौन से उसमें एक्टिविटीज़ होंगी, कौन से उसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्लान करनी पड़ेंगी। ओके, एग्जाम्पल ऑफ अ करिकुलम रोड मैप फॉर अ सिक्योरिटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग करिकुलम। अच्छा, ये एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये उसका करिकुलम है। ठीक है, सेक्शन 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, सबसे पहले आपको ना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा ट्रेनीज को। उसके बाद क्या आ रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सर्टिफिकेशन एग्जाम। ठीक है, ये उनका सेकंड कोर्स है। आपने पहला उनको इंट्रोडक्शन बता दिया कि भाई है क्या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, देन आपने उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया है फॉर सर्टिफिकेशन एग्जाम। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ें आ रही हैं, MGT 511 है सिक्योरिटी लीडरशिप एसेंशियल्स। एक कोर्स आपने उनको पढ़ा दिया कि भाई सिक्योरिटी लीडरशिप के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एसेंशियल हैं। देन IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। सेकंड आपका जो क्या कहते हैं कोर्स है, सेकंड जो उसके बाद इसमें सेकंड कोर्स है कि आप IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाते हैं उनको, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाते हैं। एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो इनको पढ़ने पड़ेंगे in order to complete a security management training. It is also a format of the content and course expectations.
ठीक है, ये एक पूरा फॉर्मेट है कंटेंट का और कोर्स एक्सपेक्टेशंस का, कि इसके अंदर आप कौन कौन से कोर्सेज पढ़ेंगे और इस कोर्स से आपकी क्या उम्मीदें हैं या हमारी क्या उम्मीदें हैं एज अ ट्रेनर. It is a delivery method for the content. Design document क्या है? It outlines scope of project, delivery methods and objectives. अच्छा, क्या कहते हैं, आप डिलीवर किस तरह करेंगे ट्रेनिंग को, वो आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाता है. अब फॉर एग्जांपल हमने डिलीवरी ऑनलाइन ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग है, ये आपका डिलीवरी मेथड है कि आप डिलीवर किस तरह करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या वो सिर्फ वर्बल होंगी इंस्ट्रक्शंस या उसमें प्रैक्टिकल भी होगा, ये सारी चीज़ें आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगी और वो आप सारी इसमें डिस्कस करेंगे कि वो आप किस तरह डिलीवर करेंगे. अच्छा, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आपको ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि भाई इस ट्रेनिंग के मकासद क्या है, मकसद क्या है इस ट्रेनिंग का. डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टू एक्सप्लेन द ट्रेनिंग टू मैनेजर्स. अच्छा, वो गाइड करेगा डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग, कैसे वो ट्रेनिंग डेवलप होगी, और ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करेगा टू द मैनेजर्स, एसएमईज, रिव्यूअर्स एंड अदर ट्रेनर्स. ओके, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का ये टेम्पलेट है, ये आप देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट में क्या आता है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, इसमें गोल आ जाएगा कि भी आपका गोल क्या है, ऑडियंस, ऑडियंस कौन होंगे आपके. स्कोप हमेशा हम यही देखते हैं कि हम किसके ऊपर किन को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ऑडियंस आ जाएगा. डिज़ाइन टाइम एंड चेक पॉइंट्स आ जाएंगे अंदर कि कितना टाइम होगा उसके अंदर. लेंथ ऑफ द कोर्स होगा, 5 days ट्रेनिंग है, 6 weeks ट्रेनिंग है, 6 months ट्रेनिंग है. ठीक है, वो सारा स्कोप के अंदर आ जाएगा. डिलीवरी, कंटेंट, मेथड, ट्रेनिंग टाइम एंड प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, ये सारी चीज़ें डिलीवरी के अंदर आ जाएंगी. ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्सेज. ठीक है, हु इज इन्वॉल्व, आपने किसको इन्वॉल्व किया हुआ है. टॉपिकल आउटलाइन, ठीक है, आपके आउटलाइंस उसके अंदर आ जाएंगी. एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवेल्युएशन, लिंक्स टू अदर प्रोग्राम्स. ओके, ये थोड़ा ब्रीफ है इसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का. पर्पस टू प्रिपेयर मैनेजर्स टू कंडक्ट इफेक्टिव परफॉर्मेंस रिव्यू सेशंस विद देयर डायरेक्ट रिपोर्ट्स. ठीक है, गोल्स क्या हो सकते हैं, मैनेजर्स विल बी एबल टू कंडक्ट अ परफॉर्मेंस रिव्यू सेशन यूजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. ठीक है, इनको देख लीजिएगा कि जो हमने पीछे आउटलाइंस डिस्कस किए थे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के, ये उनका एक एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल गोल्स में गोल किस तरह आप लिख सकते हैं, गोल किस तरह हो सकता है. तो यू कैन रीड दैट एंड आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, लेसन प्लान ओवरव्यू, और उसमें क्या आता है, मैचेस मेजर एक्टिविटीज ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड स्पेसिफिक टाइम्स. ठीक है, मेजर एक्टिविटीज़ कौन सी हैं आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर और उनके टाइमिंग्स कितनी होंगी, ये सारी आपके लेसन प्लान ओवरव्यू के अंदर आ जाएंगी. डिटेल्ड लेसन प्लान ट्रांसलेट्स द कंटेंट एंड सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज इनटू अ ट्रेनर गाइड. ये एक ट्रेनर के लिए गाइड की तरह काम करता है. एक ट्रेनर को पता होता है कि भाई मुझे कंटेंट कौन कौन सा पढ़ाना है और उनकी सीक्वेंस क्या होती है. ठीक है, इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी रिगार्डलेस ऑफ द ट्रेनर. अच्छा, इसके थ्रू ना आपको पता होता है कि भाई आपने टॉपिक किस तरह कैरी फॉरवर्ड करना है. आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है. ये नहीं होता है कि आपने एक टॉपिक ये पढ़ा लिया फिर उस टॉपिक पे चले गए फिर उस टॉपिक पे आ गए, तो वो एक कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेंटेन रहती है. सो बेसिकली द कैरिकुलम रोड मैप आपको प्रॉपरली गाइड करता है कि आप किस तरह एक चीज़ को आगे लेके चलेंगे विदाउट एनी हर्डल्स एंड विदाउट एनी फेलियर्स. ये एक सैंपल है डिटेल्ड लेसन प्लान का, तो इसको भी देख लीजिएगा कि डिटेल्ड लेसन प्लान में क्या चीज़ें आ जाती हैं. स्टार्ट है कोर्स टाइटल से. टाइटल क्या है, कंडक्टिंग एन इफेक्टिव परफॉर्मेंस रिव्यू सेशन, ये इसका टाइटल है. ठीक है, लेसन टाइटल क्या है, यूजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल इन द परफॉर्मेंस रिव्यू. कोर्स टाइटल एंड लेसन टाइटल. लेसन लेंथ फुल डे, एक पूरे दिन का आपका लेसन है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं. उसके बाद टारगेट ऑडियंस कौन है, मैनेजर्स हैं. ये सारी चीज़ें पीछे डिस्कस कर चुके हैं, बट ये एक इनका सैंपल है कि भाई आप किस तरह डिटेल्ड लेसन प्लान बना सकते हैं फॉर योर ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है, ये कंटिन्यू है. सैंपल ऑफ डिटेल लेसन प्लान, लेसन आउटलाइन, एक्टिविटी, ट्रेनिंग एक्टिविटी एंड टाइम. ये पूरा एक डिटेल प्रोवाइड किया गया है ताकि जो ट्रेनर है उसको आसानी हो पूरे दिन की ट्रेनिंग को कंडक्ट करने में. उसको पता हो कि कितने बजे मुझे क्या करना है और कौन सी एक्टिविटी कब करवानी है. तो इससे क्या होता है कि उसकी एक कंसिस्टेंसी रहती है, वो कहीं पर भी बना डिविएट नहीं होता अपनी ट्रेनिंग से. सैंपल लेसन ओवरव्यू. ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड वाई कंडक्ट रिव्यूज, ये टाइमिंग के साथ दी गई है. 3:15 बजे रैप अप क्वेश्चन एंड आंसर. दिस इज हाउ दे कंप्लीट
their lesson. Choosing vendor or consultant for training services. अच्छा, आपने ट्रेनिंग की नीड आइडेंटिफाई कर ली, आपको पता है कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, टॉपिक्स आपने आइडेंटिफाई कर ली नीड असेसमेंट करके, आपको पता है कि भाई किस किस एरिया में यू नीड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। आपने ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग पे काम कर लिया कि भाई ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग किस तरह होगी, लर्निंग किस तरह अचीव होगी। तो उसके बाद आपने ना डिसाइड करना है कि भाई ट्रेनिंग देगा कौन। या तो आप इन हाउस ट्रेनिंग देंगे, इन हाउस मीन्स के आपके आपके अपने ही कोई मैनेजर वगैरह सीनियर मैनेजर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, इसको हम कहते हैं इन हाउस। या फिर हम आउटसोर्स करते हैं, आउटसोर्स का मतलब है कि हम बाहर से किसी को बुलाते हैं कि वो आके हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। तो उसके अंदर क्या होता है, चूजिंग वेंडर और कंसल्टेंट फॉर ट्रेनिंग सर्विसेज, ठीक है। अगर आप इन हाउस नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप आउटसोर्स करेंगे। जब आउटसोर्स करेंगे तो आप बाहर से वेंडर बुलाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या होता है शुरू में, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू टेक, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। आप प्रपोजल्स मंगवाते हैं बाहर के लोगों से। फॉर एग्जांपल आपने एड डाल दिया कि हमें इस एरिया में ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, एंड देन फॉर दैट यू नीड प्रपोजल्स फ्रॉम द इंटरेस्टेड वेंडर्स, ठीक है। उस प्रपोजल में क्या होता है, यूज फॉर पोटेंशियल वेंडर्स एंड कंसल्टेंट। जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है आरएफपी, वो इसीलिए यूज़ की जाती है कि हमें पोटेंशियल वेंडर्स चाहिए वहाँ पर। आउटलाइंस क्या होती हैं, टाइप ऑफ सर्विस द कंपनी सीकिंग, आप लिखेंगे वहाँ पर कि भाई आपको ये इस सर्विस के लिए आपको ट्रेनर चाहिए। टाइप एंड नंबर ऑफ रेफरेंसेस नीडेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु नीड टू बी ट्रेंड, आप बताएंगे आपके कितने एम्प्लॉयज़ ट्रेनीज हैं। फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट, फंडिंग कितनी है आपकी। फॉलो प्रोसेस यूज टू डिटरमाइन द determined level of satisfaction and service, expected date of completion of project and the date when proposal must be received by the company। ये सारी चीज़ें आपकी आरएफपी डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएंगी। फिर उसको देखकर जो भी इंटरेस्टेड होगा वेंडर, वो आपको प्रपोजल भेजेगा एंड देन उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगी कि ये ट्रेनिंग किसको दी जाए। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, डिसीजन टू मेक। अच्छा, आपने ना डिसाइड करना है कि जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं या जो ट्रेनिंग करवानी है आपने, वो नियर फ्यूचर में है या फार फ्यूचर में है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ट्रेनिंग है जिसकी इमीडिएट नीड है, इमीडिएट उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसकी इमीडिएट प्रैक्टिकल यूजेज होगा, तो वो उसको हम कहेंगे नियर ट्रांसफ़र, ठीक है। और एक ऐसा ट्रेनिंग वो है, एक ऐसी सर्विस है जो आपको बाद में काम आएगी, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में काम आएगी, तो उसको हम बोलते हैं फार ट्रांसफ़र। ये हमने चैप्टर 4 के अंदर भी पढ़ा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, आइडेंटिकल एनवायरनमेंट और स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ठीक है। आइडेंटिकल एनवायरनमेंट हमने पहले पढ़ा था कि जो चीज़ आपके वर्क साइट पे भी सेम टाइम इंप्लीमेंट हो सकती है। आपने यहाँ से ट्रेनिंग की और वहाँ पर जाकर आपने वही चीज़ें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दी। नियर ट्रांसफर, अप्लाइंग लर्नड कैपेबिलिटीज एग्जैक्टली इन अ वर्क सिचुएशन, ठीक है। आपने जो सीखा है वो आप उसको क्या कहते हैं, अप्लाई करेंगे। ट्रेनिंग टास्क इन्वॉल्व रिस्पॉन्डिंग टू प्रेडिक्टेबल सिचुएशंस। अच्छा, इसके अंदर ना आपकी जो सिचुएशन है वो प्रेडिक्टेबल है, आपको पता होता है कि भाई जो सिचुएशन है वो क्या हो सकती है, क्योंकि आप वो चीज़ सीख रहे हैं जो आप साथ साथ काम भी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन प्रोग्राम्स विथ emphasis on near transfer, trainees need to follow standardized procedures, process and checklist। ट्रेनीज को फॉलो करनी पड़ेंगे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस है या फिर चेकलिस्ट है। शुड बी encouraged टू फोकस ओनली ऑन important डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेनिंग टास्क एंड वर्क टास्क। उनको इनकरेज किया जाएगा फोकस करें सिर्फ उन चीज़ों पे जो आपके जो आप काम कर रहे हैं और जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है उनमें डिफरेंस क्या है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सपोर्ट करेगी, जो आप काम कर रहे हैं वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर सीख रहे हैं, तो आप उन चीज़ों पे फोकस करें। should be provided with an explanation of why and how the procedure should be performed, ठीक है। जो प्रोग्राम है वो जो ट्रेनीज हैं उनको प्रोवाइड करेंगी एक्सप्लेनेशन कि भाई क्यों और कैसे जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म होगा। लर्न बिहेवियर्स और स्किल्स दैट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस, ठीक है। आप ट्रेनिंग के अंदर वो बिहेवियर या वो स्किल सीखेंगे जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे एट योर वर्क प्लेस, क्योंकि ये नियर फ्यूचर में बात चल रही है ना कि ये वो काम है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसीलिए अगर आप ये सीख लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, इफेक्टिव हो जाएगी।
Far transfer involves using learned capabilities to novel situations involving original thinking. एक ऐसी चीज जो आप अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बट अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो वो चीज़ें आपको वहां पर काम आ सकती हैं. अब एक इसका मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अल्लाह न करे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है. ठीक है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट अटैक हो जाता है. बीच में अगर आपको याद हो तो स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर एक ड्रिल करवाते थे कि अचानक भाई अफरा तफरी मच गई कि हमला हो गया है. तो उस हमले में क्या होता था कि वो सब लोग ना अपना रोल प्ले करते थे कि बच्चों को किस तरह इवैक्यूएट करवाना है, किस तरह बचाना है खुद को. तो वो एक ड्रिल करवाते थे कि भाई अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें पहले से पता हो कि हमने क्या करना है. तो इस तरह की जो ट्रेनिंग है ना, वो आप ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग आपने कर ली और आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जाकर. वो जब भी कोई सिचुएशन आती है तो वहां पर आपको वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है. नॉवल सिचुएशन होती है वो. नॉवल का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो रोज हो रही हो, कभी कभार आ गई. तो फार ट्रांसफर का एक एग्जांपल ये भी है कि भाई आपको फायर फाइटिंग की स्किल्स प्रोवाइड की गई कि अगर आग लग रही है किसी बिल्डिंग में तो आपने किस तरह रिएक्ट करना है. तो आपको उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई. ठीक है, अल्लाह न करेगा जब आग लग जाती है आफ्टर फ्यू ईयर्स, तो आपको पता है कि आपने वहाँ पर क्या करना है और आपने वहाँ पर अपने माइंड को यूज़ करके आपने वहाँ पर एक प्लान बनाकर और उस सिचुएशन को डील करना है. ट्रेनिंग टास्क रिक्वायर वेरिएबल इंटरेक्शंस एंड अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्सेस. फॉर ट्रेनिंग में ना प्रिडिक्टेबल नहीं होता कि भाई कभी भी कुछ हो सकता है. ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कभी भी आग लग सकती है बिल्डिंग के अंदर, वी नेवर नो. इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग गई बिल्डिंग के अंदर, तो आप वहाँ पर फिर रिएक्ट करते हैं एज पर ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू यू. ये एक एग्जांपल है, देयर कैन बी सो मेनी एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मशीनरी खराब हो गई. ठीक है, और जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे. तो उसकी भी आपको शायद ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई हो कि भाई इन केस ऑफ फेलियर ऑफ इंजन, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ मशीन्स, आपने ये करना है. तो मशीन फेलियर रोज तो नहीं होगा, वो कभी कभी होगा. तो वहाँ पर फिर आप अपनी जो लर्निंग, जो आपने लर्नड कैपेबिलिटीज़ है उसको आप वहाँ पर यूटिलाइज करेंगे. Programs with emphasis on far transfer should teach general concepts, broad principles और key behaviors. ठीक है, इसमें हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ब्रॉड प्रिंसिपल्स होते हैं, की बिहेवियर्स होते हैं, क्योंकि ये वो टास्क है जो आप कर नहीं रहे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, करेंगे अगर वो ऐसा कोई मौका आता है तो. प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स और क्वेश्चंस टू हेल्प ट्रिगर थॉट्स एंड क्वेश्चन सेट. ठीक है, वो आपको ना एक लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स होती है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो ट्रिगर करती है आपकी सोचने की सलाहियत को, या फिर आपके सवाल पूछने की सलाहियत को क्वेश्चन करती है वो चीज़ है. हाउ इज दिस सिमिलर टू प्रॉब्लम्स आई हैव इनकाउंटर्ड बिफोर. अच्छा, पहले अगर आपने कोई इस तरह का प्रॉब्लम इनकाउंटर किया है तो वो किस तरह सिमिलर है उसके साथ, वो आपको प्रोवाइड करती है, वो चीज़ आपको एम्फेसिस करती है ट्रेनिंग के अंदर. इनकरेज मैनेजर सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग. अच्छा, मैनेजर सपोर्ट किस तरह. अच्छा, कभी ऐसे होता है ना कि आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर करवा रहे होते हैं तो मैनेजर सपोर्ट नहीं करते, मैनेजर कहते हैं कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है, एंड वाई शुड वी आर वेस्टिंग मनी ऑन दैट, और ये ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है और ये वैसे ही हो जाता है, लोग सीख जाते हैं काम करते करते, कि भाई मैं हम भी तो सीख गए थे ना 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, तो इसीलिए वो रेजिस्ट करते हैं कि भाई ट्रेनिंग ना हो. तो मैनेजर सपोर्ट को इनकरेज करना पड़ेगा फॉर ट्रेनिंग. मैनेजर सपोर्ट, डिग्री टू विच मैनेजर्स emphasize the importance of attending training programs. ठीक है, डिग्री टू विच मैनेजर्स emphasize करता है, वो पुश करता है, वो जोर रखता है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेनिंग अटेंड करने की. जब मैनेजर आपका इनकरेज होगा ना, इनकरेज होगा, तो फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आ जाएंगे लाइन में. जब मैनेजर ही इनकरेज, मतलब मैनेजर ही मोटिवेटेड नहीं होगा, वही आपका क्या कहते हैं कन्विंस्ड नहीं होगा ट्रेनिंग के लिए, तो फिर आप नीचे लेवल के एम्प्लॉयज़ को भी कन्विंस नहीं कर सकते. तो इसीलिए मैनेजर का कन्विंस होना लाजमी है. क्यों लाजमी है? क्योंकि मैनेजर एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ अटेंडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को. ठीक है, मैनेजर ही है जो बताता है कि भाई ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेस द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग कंटेंट टू जॉब. मैनेजर ही है जो जोर डालता है कि भाई जो एप्लीकेशन है, जो ऑफ ट्रेनिंग कंटेंट, कि जो जो आपने ट्रेनिंग कंटेंट सीखा है वो जॉब पर कैसे वो होगा, अप्लाई होगा. ठीक है, इट emphasize प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग्स टू यूज व्हाट दे हैव लर्नड ऑन द जॉब. ठीक है, मैनेजर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग्स को. फॉर एग्जांपल मैनेजर अगर आपको वो चीज़ ही प्रोवाइड ना करे, आपको वो टास्क ही ना दे जिसमें आप कोई चीज़
क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट कर सकें या यूज़ कर सकें, तो आपकी ट्रेनिंग फजूल हो जाएगी इसके अंदर। तो मैनेजर आपको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ कि जो आपने सीखा है उसको आप अप्लाई करें। अच्छा, ये एक फिगर 5.5 है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, हाई सपोर्ट आ जाता है ऊपर एंड देन नीचे है लो सपोर्ट। अच्छा, लेवल क्या है इनकी? लो सपोर्ट में एक्सेप्टेंस है, देन जब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इंकरेजमेंट, पार्टिसिपेशन, रीइंफोर्समेंट, प्रैक्टिस एंड टीचिंग इन प्रोग्राम। ठीक है, जब मैनेजर टीचिंग इन प्रोग्राम तक चला जाएगा ना तो वो हाई सपोर्ट पर जाएगा वहाँ पर। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्या है? लो सपोर्ट है। भाई ठीक है, मैनेजर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई आपकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, या आपने एम्प्लॉयज़ को एक्सेप्ट करवा लिया है कि ट्रेनिंग ज़रूरी है, वो लो सपोर्ट के अंदर आ जाता है। जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, इंकरेजमेंट करते हैं, वो पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, तो वो मिड पे आ जाता है, मीडियम पे। रीइंफोर्समेंट, आप उनके ऊपर ना रीइंफोर्स करते हैं चीज़ों को। प्रैक्टिस स्किल्स, या फिर आप उनके टीचिंग इन प्रोग्राम पे चले जाते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? एक्सेप्टेंस क्या है? परमिट एम्प्लॉयज़ टू अटेंड ट्रेनिंग। ठीक है, मैनेजर ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ट्रेनिंग ज़रूरी है, उसने परमिशन प्रोवाइड कर दी अपने एम्प्लॉयज़ को, भाई ठीक है आप ट्रेनिंग अटेंड करें। एक्नॉलेज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ये आ जाता है एक्सेप्टेंस के अंदर। इंकरेजमेंट में क्या आ जाती है? अकोमोडेट अटेंडेंस एट ट्रेनिंग थ्रू रीअरेंजिंग वर्क स्केड्यूल, इंडोर्स एम्प्लॉयज़ अटेंडिंग ट्रेनिंग। अच्छा, इसमें क्या है कि मैनेजर ने अपना रोल प्ले किया है कि जो उनके वर्किंग आवर्स हैं या जो उसका वर्क शेड्यूल है, आप उसको रीअरेंज करते हैं कि जो ट्रेनिंग वाला टाइम है उसमें उसको कोई काम ना हो। ठीक है, दैट इज हाउ अ मैनेजर इज इंकरेजिंग द एम्प्लॉयज कि आप ट्रेनिंग अटेंड करें। तो ये थोड़ा सपोर्ट लेवल ऊपर जा रहा है आपका। ठीक है, देन पार्टिसिपेशन, अटेंड द सेशन। जब आपने उनको इंकरेज किया, आपने उनके लिए वर्क शेड्यूल को आपने रीअरेंज किया, देन दे कैन अटेंड द ट्रेनिंग सेशन। देन रीइंफोर्समेंट, डिस्कस प्रोग्रेस विद ट्रेनीज। आप रीइंफोर्स किस तरह कर सकते हैं? आप ट्रेनीज के साथ ना डिस्कस करेंगे, हाँ भाई बताओ क्या चल रहा है, ट्रेनिंग किस तरह चल रही है, क्या क्या सीखा है अब तक। ठीक है, आस्क हाउ टू सपोर्ट ट्रेनीज, यूज ऑफ न्यू कैपेबिलिटीज। आप उनसे पूछें कि भाई आपको किस तरह सपोर्ट हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रीइंफोर्समेंट के अंदर। प्रैक्टिस स्किल्स, आप अलाउ करेंगे ट्रेनीज को कि वो जो चीज़ सीख रहे हैं वो प्रैक्टिस भी करें अपने पास। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज व्हेन देयर इज अ हाई सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट एज अ ट्रेनर। ठीक है, जो मैनेजर है वो पार्टिसिपेट करे एज अ ट्रेनर। ठीक है, टीचिंग इन प्रोग्राम्स, या जो आपके एम्प्लॉयज हैं जो सीख कर आते हैं वो एज अ ट्रेनर पार्टिसिपेट करें इन फ्यूचर, या अपने बाकी एम्प्लॉयज को सिखाएं वो सारी चीज़ें। So this is how the management support system works for training. How to gain manager support for training? अच्छा, मैनेजर की सपोर्ट आपको किस तरह मिलेगी? ये भी एक सवाल है कि जब तक आप उनका सपोर्ट गेन नहीं करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे किस तरह? और इनका सपोर्ट गेन करना इसीलिए ज़रूरी है, जो हमने पीछे पढ़ा है कि भी मैनेजमेंट किस तरह अपना रोल प्ले कर सकता है फॉर स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग। आप मैनेजर्स को ना क्लियरफाई द पर्पस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड इट्स रिलेशनशिप टू बिजनेस स्ट्रेटेजी। जब आप उनको क्लियरफाई करेंगे ना कि इसका मकसद क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या, और ये किस तरह हमारी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसके साथ लिंक करती है। ठीक है, ये सब जब उसको बताएंगे फिर उसको समझ आएगी चीज़ कि हाँ भाई जो ट्रेनिंग है वो ज़रूरी है और मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए। ट्रेनिंग शुड बी encouraged टू ब्रिंग टू द ट्रेनिंग सेशन वर्क प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन दे फेस ऑन द जॉब। जो ट्रेनीज हैं वो अपने जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स है ना, जो उनको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो एट द वर्क प्लेस, वो ले आए ट्रेनिंग के अंदर। वो चीज़ें वहाँ पर पूछें, सवाल पूछें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था, इसको किस तरह डील किया जाए, ये सिचुएशन हुई थी, इसको किस तरह डील की जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी चाहिए। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम कलेक्टेड फ्रॉम पास्ट पार्टिसिपेंट्स शुड बी शेयर्ड विद द मैनेजर्स। ठीक है, जो पहले जिनको ट्रेनिंग दी गई है ना, उनसे क्या बेनिफिट मिला है, वो बेनिफिट वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए मैनेजर्स के साथ कि अगर ये ट्रेनिंग होती है तो इससे ये फ़ायदे होंगे, पहले ये फ़ायदे हो चुके हैं। तो फिर क्या होता है कि एक पॉजिटिव इमेज जाता है, उसको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ फ़ायदेमंद है क्योंकि पहले भी हो चुका है। आप पास्ट स्टोरीज बताते हैं कि पहले हमने ये किया था, उसका हमें ये फ़ायदा हुआ था, अब ये हम जो करने जा रहे हैं उसका फ़ायदा ही होगा लाजमन। इफ पॉसिबल यूज मैनेजर्स एज अ ट्रेनर्स। जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा हाई सपोर्ट में कि आप मैनेजर को एज अ ट्रेनर यूज करें वहां पर। जब आप मैनेजर को एज अ ट्रेनर यूज करेंगे ना तो वो फिर अपनी पूरी सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा, बिकॉज ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस, इन द ट्रेनिंग प्रोसेस। तो जब उसको इन्वॉल्व कर लिया आपने तो उसके पास और कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय सपोर्ट करने के।
पीयर सपोर्ट, ठीक है। पीयर सपोर्ट, आपके जो साथ काम करते हैं ना लोग, हम उनको पीयर बोलते हैं। आपके कोलीग्स हैं, इफ़ यू आर स्टडीइंग इन अ यूनिवर्सिटी, तो आपके क्लास फेलोज हैं, वो आपके पीयर्स हैं। सपोर्ट नेटवर्क, ग्रुप ऑफ 2 or more trainees who agree to meet and discuss their progress in using learned capabilities on the job. फेस टू फेस मीटिंग्स, ईमेल्स और सोशल नेटवर्क्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ 2 और मोर ट्रेनीज जो होते हैं ना, आप वो एग्री करते हैं कि भाई ठीक है, हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे प्रोग्रेस अपनी जो यूजिंग लर्न कैपेबिलिटीज ऑन द जॉब, कि जो हमने चीज़ें सीखी हैं जॉब के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज हाउ पीयर सपोर्ट हेल्प्स इन डिजाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, या फिर एक ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के लिए वो किस तरह ज़रूरी होती है चीज़ें। ओके, द लास्ट स्लाइड आई गेस फॉर दिस चैप्टर, अपॉर्चुनिटीज टू यूज लर्न कैपेबिलिटीज। कौन कौन सी हो सकती हैं अपॉर्चुनिटीज, आपको कौन से मिल सकते हैं मौके जहाँ पर आप अपनी जो कैपेबिलिटीज जो आपने सीखी हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म क्या है, एक्सटेंड टू विच द ट्रेनी इज प्रोवाइडेड विद और एक्टिवली सीक्स एक्सपीरियंस दैट अलाउज एप्लीकेशन ऑफ द न्यूली लर्नड नॉलेज, स्किल एंड बिहेवियर फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। आप उनको किस लेवल पर जाकर, कितने लेवल पे जाके आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पर वो अप्लाई करें अपनी जो चीज़ सीखी है उन लोगों ने, या जो बिहेवियर सीखा है उसको। डिटरमाइंड बाय ब्रेड्थ, नंबर ऑफ ट्रेंड टास्क परफॉर्म। ब्रेड्थ क्या होता है कि आपने कितने टास्क आपने परफॉर्म किए हैं जो आपने सीखा है, ट्रेंड टास्क परफॉर्म। एक्टिविटी लेवल, नंबर ऑफ टाइम्स विथ विच ट्रेंड टास्क आर परफॉर्म। नंबर ऑफ टास्क, ब्रेड के अंदर आपने कितने टास्क परफॉर्म किए हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स कितनी दफ़ा वो आपने टास्क परफॉर्म किया है, ठीक है। एक टास्क आप 10 दफ़ा भी कर सकते हैं, ऐसा ही है। जो आपने चीज़ सीखी है यू कैन डू इट फॉर 10 टाइम्स। तो जब वो एक टाइम्स में आ जाती है चीज़, तो वो एक्टिविटी लेवल पे चला जाएगा कि आपने कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म की है, कितने टास्क, और उस टास्क वो कितनी बार आपने परफॉर्म किए हैं। टास्क टाइप, डिफिकल्टी ऑफ द ट्रेंड टास्क दैट आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, कितने मुश्किल काम किए हैं आपने, ठीक है। तो आपको कितना मौका दिया गया है वहाँ पर, क्या कहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप कितने मुश्किल काम किए हैं आपने, कितने टास्क परफॉर्म किए हैं, कितनी बार या कितनी दफ़ा किए हैं, और कितने मुश्किल टास्क आपने परफॉर्म किए हैं। लो लेवल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, कैंडिडेट्स फॉर रिफ्रेशर कोर्सेज, जो क्या कहते हैं जहाँ पर आपके अपॉर्चुनिटीज लो कहाँ पर होती है, जब कोई ऐसा कोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो बिल्कुल नया कोर्स हो, रिफ्रेशर कोर्स हो, कि जिसकी इतनी एप्लीकेबिलिटी नहीं हो, इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको कम होती है कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो आप अप्लाई करें या यूज़ करें। Can be measured by asking former trainees indicate whether they perform a task, how many times they perform the task, the extent to which they perform difficult and challenging task, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप अपनी लर्न कैपेबिलिटीज को यूज़ करें। So this is all about chapter 5. If you have any difficulty, if you have any questions, you can ask me in the comment section and I will try my best कि मैं आपको उनके आंसर्स प्रोवाइड करूं। और अगर मुझे जहाँ पर कोई नीड फील हुई तो आई कैन अपलोड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। और आपको जो भी डिफ़िकल्टी हो या कोई और चीज़ समझनी है इसके साथ, या एनीथिंग यू वांट मी टू टेल यू और अपलोड एनी वीडियो फॉर यू, just comment me in the comment section and I will try to answer your queries and questions.